रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रेगुलर इंडिया न्यूज़ में। आज विधानसभा पिरान कलियर में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व नगर पंचायत पिरान कलियर से अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी हाजी मोहम्मद खालिद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसानों के समर्थन में पिरान कलियर पीपल चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौसम अली ने कहा, 10 महीने से हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर बैठकर ज़मीन की धूल फांक रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। आज हमारे देश में किसान ही नहीं बल्कि हर नागरिक परेशान है। समाजवादी पार्टी बार बार केंद्र सरकार से विनती करती आ रही है, यह 3 काले कानून वापस ले। वहीं हाजी खालिद अहमद ने कहा, केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई और बेरोजगारी ने भारतवासी की कमर तोड़ दी है। इस मौके पर शाहरुख मलिक, अमीन, हाजी खालिद, मुराद, इकरम, नूर हसन, राशिद आदि लोग मौजूद रहे। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। तो ये प्रदर्शन यहाँ पिरान कलियर शरीफ में किया है, ये हमने अपने देश के महान किसान के समर्थन में किया है। आज 10 महीने हो चुके हैं, हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता वहाँ बॉर्डर पर भूखा प्यासा अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार टेलीफोन तक करना दूर की बात है, किसी तरह से उनका हाल चाल जानने के लिए तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाकर उनसे ये नहीं पूछा कि तुम लोगों की क्या मांगे हैं और तुम लोग क्यों यहाँ भूखे प्यासे पड़े हो। हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर हमारे देश का किसान ही परेशान है तो ऐसी सरकार का सत्ता में रहने से क्या फायदा होगा। हम माननीय नरेंद्र मोदी से बार बार समाजवादी पार्टी ये आग्रह करती आई है कि आप किसान विरोधी बिल वापस लीजिए। अगर ये किसान बिल किसानों के देश में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, तो आप इसको वापस कीजिए। आप क्यों अपनी जीत पर अड़े हुए हैं? हमेशा से समाजवादी पार्टी चिल्लाती आई है और समाजवादी पार्टी हमेशा से माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल से किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है। आज भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। चीर के जमीन को उम्मीद के बीज बोता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका रेगुलर इंडिया न्यूज़ में। संयुक्त किसान मोर्चा के आहवान पर लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। क्षेत्र की कलाम टीम ने सुल्तानपुर क्षेत्र के दुकानदारों से अपील की व आज के भारत बंद को सफल बनाए जाने के लिए सबसे सहयोग मांगा। कलाम टीम के आज़म अली खान ने बताया कि जहां एक तरफ देश का किसान पिछले 9 महीने से ज़्यादा से दिल्ली बॉर्डर पर अपनी जायज़ मांगों के चलते सड़कों पर है, यह मांगे सिर्फ किसानों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की मांग है और सरकार इन मांगों पर ध्यान देने के बजाय किसानों पर जुल्म ढा रही है। सरकार की आंख खोलने के लिए संयुक्त मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिस पर सुल्तानपुर क्षेत्र में दुकानदारों से अपील की जा रही है कि वे भारत बंद में अपना सहयोग दें। से कोई नाता नहीं है और मैं कारपेंटर हूँ तो मेरा किसान से कोई नाता नहीं है। आपका उतना ही नाता है किसानों से जितना नाता आपका रोटी से है, उतना ही नाता आपका किसान से है। कि कड़वा कसेला कर दिया माहौल मुल्क का, नफरत का जहर दे दिया हर एक जबान को और लालच में राजमार्ग के इस चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। आज मुझे ये बता दीजिए, आज हमारा देश बर्बादी की डगर पर है, लेकिन आज भी अगर हम इन 3 काले कानून के खिलाफ नहीं खड़े हुए तो आने वाला हमारा मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक होगा। हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है, हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई है, इसका हमें खुलकर समर्थन करना चाहिए। अपनी दुकानें छोड़िए, अपने घर छोड़िए, रोडों पर आइए, लेकिन इसके खिलाफ खड़े हो जाइए। डटकर अपना सीना चौड़ा कर खड़े हो जाइए इसके खिलाफ, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है। ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है कि चमन में भूल, गुलशन में आजाद रहने दो, मंदिर का भजन और मस्जिद में आजान रहने दो। क्यों वतन में शहीद करते हो, अरे कुछ तो इस मिट्टी की भी पहचान रहने दो।
रंग है जिनकी बात ये सारी दुनिया करती है। अरे अब तो हिंदू ये मुसलमान रहने दो, रंगों में बांट बांट कर बेरंग सा कर दिया है, बना दो हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान रहने दो। यही है जो पिछले 8 सालों से किसानों को परेशान किया जा रहा है, और परेशानी हमारी ये है कि हम बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमारे जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया जो कुछ, वो मोदी सरकार ने 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। आज हमारी लड़ाई यही है कि 3 काले कानून को रद्द किया जाए, और हम इस पर कोई सहमति नहीं देते। और जैसे कि किसान यूनियन ने जो फैसला लिया था कि भारत बंद का, हमारी पूरी कलाम टीम इसका समर्थन में है, और इंशाअल्लाह पूरा सुल्तानपुर बंद रहेगा। और जहां भी हमारी टीम और हमारा संगठन फैला हुआ है, वहां पर हमारे सभी साथियों ने ये भारत बंद का ऐलान कर रखा है, और सभी इसी की उसमें हैं। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। नमस्कार, रेगुलर न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय पत्रकार संघ की तीसरी बैठक का किया गया आयोजन। बैठक के दौरान भारतीय पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने विशेष चर्चा करते हुए कहा कि जो आज भारत के चौथे स्तंभ को कुचलने का टारगेट बनाया जा रहा है, अब इसको भारतीय पत्रकार संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय पत्रकार संघ की तीसरी बैठक का ब्लॉक भादराबाद सभागार के बैठक कक्ष में आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय पत्रकार संघ की बैठक में सभी पत्रकार बंधुओं ने भाग लिया और सभी पत्रकार बंधुओं ने अपने अपने विचारों को रखा। इस मामले पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही बैठक के दौरान पत्रकारों की समस्याओं पर और झूठे मुकदमे पर भी चर्चा की गई। न्यूज़ कवरेज के दौरान उन्हें किस तरह की कठिनाइयां आती है, इस मुद्दे को मुख्य रूप में चर्चा में शामिल किया गया। वहीं बैठक में भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष दिलशाद अली जी ने भारतीय पत्रकार संघ की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पत्रकार की एकता पर बल दिया गया और भारतीय पत्रकार संघ संगठन को मजबूती के साथ जिले में खड़ा करना होगा, और पत्रकारों पर हो रहे लगातार उत्पीड़न को लेकर भारतीय पत्रकार संघ संगठन हमेशा एकजुट होकर उनके हित की लड़ाई लड़ेगा। भारतीय पत्रकार संघ के वरिष्ठ उप जिला अध्यक्ष नफीस खान जी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी देश दुनिया की खबरों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बावजूद भारत के चौथे स्तंभ तमाम लोगों द्वारा आए दिन कवरेज के दौरान पत्रकारों को डराने धमकाने, मारपीट व जान से मारने की कोशिश की जाती है। कई मामलों में तो हत्या तक कर दी जाती है। साथ ही पत्रकारों पर जबरदस्ती आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के प्रकरण संज्ञान में आते रहते हैं। ऐसे में पत्रकारों का उत्पीड़न करने वाले पर सख्ताई बरतनी होगी, जिसमें सभी पत्रकारों की समस्या को लेकर भारतीय पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने घोर निंदा करते हुए कहा कि भारत के चौथे स्तंभ को जो आज कुचलने का टारगेट बनाया जा रहा है, अब उसको भारतीय पत्रकार संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय पत्रकार संघ की बैठक में सभी बैनर के पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। आज हैदराबाद ब्लॉक में भारतीय पत्रकार संघ की दूसरी मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्रकारों की समस्याओं को लेकर खास चर्चा की गई है। और भारतीय पत्रकार संघ हर उस पत्रकार के साथ में है जो ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहा है। इसके दरमियान अगर किसी पत्रकार को कोई समस्या, कोई परेशानी या कोई प्रताड़ित करने का मामला सामने आएगा, तो उस पर भारतीय पत्रकार संघ खामोशी इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि उसको कार्रवाई करने का काम करेगा। पत्रकार अपने को ठगा सा महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ या दो साथी हैं, और दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है कि इसमें जो है पैसे का लेन देन का मामला दर्ज करा दो ताकि ब्लैकमेलिंग का आरोप लग जाए। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, इसका पूरी तरह से जांच पड़ताल जो है प्रशासन करता है, और प्रशासन सब कुछ जानता है कि ये मामला झूठ या सच है, और सच ही होता है। उस पत्रकार के खिलाफ जो ईमानदारी के साथ कर रहा है, मुकदमा कतई नहीं होगा, कार्रवाई कतई नहीं होगा। कुछ हमें भी समझना होगा। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। कवरेज के दौरान खनन माफियाओं ने पत्रकार से की धक्का मुक्की। आपको बताते चले, मामला बहादुराबाद के सुमन नगर चौकी क्षेत्र का है, जहां पर एक पत्रकार अपने किसी कार्य से जा रहा था। पत्रकार ने देखा कि वहां पर वन विभाग की टीम ने 2 ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा हुआ है, जिसमें डस्ट और बजरी थी। जब पत्रकार ने खबर कवरेज करने के लिए अपना फोन निकाला और कवरेज करने लगे, तो तभी सचिन चौहान नामक व्यक्ति ने आकर अपनी दबंगई दिखाते हुए पत्रकार के साथ अभद्रता की और पत्रकार का मोबाइल छीनने लगा, जिसकी सूचना पत्रकार ने तुरंत सुमन नगर चौकी पुलिस को दी।
वही मौके पर पहुंची चेतक पुलिस की मौजूदगी में भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद थे और वह लगातार पत्रकार के साथ अभद्रता करते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो खनन माफियाओं को अभद्रता करने की ढील दी। बाद में मामले को और बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने माफियाओं को दूसरी ओर धकेलकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है। पुलिसकर्मियों के सामने खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद कहीं न कहीं सुमन नगर चौकी पुलिस की सांठगांठ पर इशारा करती है। हालांकि पत्रकार के साथ अभद्रता सुमन नगर पुलिस के सामने पहली नहीं है। इससे पहले भी सुमन नगर पुलिस के सामने पत्रकार के साथ मारपीट और गाली गलौज के कई मामले हो चुके हैं। फिर भी सुमन नगर चौकी पुलिस सचेत नहीं है। पीड़ित पत्रकार जब अपने ऊपर हुए हमले की लिखित शिकायत रानीपुर कोतवाली लेकर पहुंचा तो पहले से ही खनन माफिया कोतवाल के सामने विराजमान थे। कोतवाल ने भी खनन माफिया और हमला करने वाले सचिन चौहान को अपना पूरा समय दिया। लेकिन जब पत्रकार अपनी लिखित शिकायत लेकर कोतवाल के पास पहुंचा और अपना दर्द बयान करने लगा तो कोतवाल ने पत्रकार की एक न सुनी और जरूरी काम कहते हुए वहां से निकल गए। हालांकि पत्रकार फिर इंसाफ की गुहार लगाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरबार में पहुंचा। वहां पुलिसकर्मियों ने इंसाफ का आश्वासन दिया है। अगर इस पूरे प्रकरण में देखा जाए तो कहीं न कहीं पुलिस की ढीली लचक पत्रकार के लिए घातक साबित हो सकती थी। वहीं हरिद्वार जिले की बात की जाए तो पत्रकारों को अपनी लेखनी से सच्चाई उजागर करना अब भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि पत्रकारों पर हमले और झूठे मुकदमे हरिद्वार जिले में आम बात हो गए हैं। पुलिस प्रशासन भी पत्रकार को नजरअंदाज कर विपक्षी पार्टी का सहयोग करती है। अगर पत्रकार के विरुद्ध कोई तहरीर आती है तो पत्रकार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन जब पत्रकार पर हमला या कोई अन्य घटना होती है तो पत्रकार की आवाज को दबा दिया जाता है। इससे पहले भी मंगलौर क्षेत्र में खनन माफियाओं ने 2 पत्रकारों को जान से मारने की कोशिश की थी। उसमें भी पुलिस के हाथ खाली है। कई मामलों में जांच चल रही है, लेकिन जांच तक ही सीमित है। कोई भी कार्रवाई पत्रकारों पर हमला करने वाले आरोपियों पर आज तक नहीं की गई है, जो चौथे स्तंभ की कलम को तोड़ने का कार्य है। हम आपसे पूछ रहे हैं, गढ़वाल की पीड़ा हाँ, से आप यहाँ पे हम पूछ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर खनन हो रही है। ये हम तो 10,000 की डिमांड किन्ने मांगे आपसे? किन्ने मांगे आपसे? किन्ने मांगे? आप पे सबूत है, आप पे सबूत है, सबूत है तो दिखाओ मुझे, सबूत दिखाओ। क्या करते कराएंगे हम बता रहे सबूत 10,000 की डिमांड आपसे किन्ने की? किसने दिए? आप पे सबूत है, आप पे सबूत है, आप पे ऐसे सबूत है तो दिखाओ। लोगों को आप पे ऐसे सबूत है तो दिखाओ मुझे, मुझे दिखाओ। अच्छा, आप पे सबूत है तो दिखाओ। लोगों से काम आप पे ऐसे सबूत है तो दिखाओ। हम दिखाओ, ऐसे सबूत है। कौन से आपने हमारे दिए? कहीं सबूत है आप पे? मुझे दिखाओ। अच्छे सबूत है तो दिखाओ, दिखाओ। गरीब लोग अच्छे सबूत है तो दिखाओ, गरीब लोग मुझे दिखाओ। और सबूत ये देखिए, ये क्या है वीडियो यहाँ बनाना ये देखिए, यहाँ बना वीडियो अरे आप पे सबूत, आप पे सबूत है, सबूत है, सबूत है आप पे ऐसे सबूत है, मीडिया वाला सबूत है, आप बोलो आप पे सबूत है, सबूत है। मीडिया वाले कहाँ से अधिकारी आप जो भी बात करेंगे अधिकारी करेंगे, अधिकारी आपके सामने है। आप पे सबूत है कोई? मुझे बताओ। 50,000 के आप पे है? मांग करता है कौन? हाँ, तुम मांग कर रहा है? आपके सामने अधिकारी है। देखिए आप, यहाँ पर टूरिस्ट वाले भी मौजूद है और ये भी जो है ना, कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे पैसा इनके लिए? ये देखिए, ये बोलते हैं कि हमें मीडिया से कम तनख्वाह मिलती है तो इसका हमारा गुजारा चलता। ये है दलाल, महीने के मीडिया के दलाल जो लोगों से गरीब लोगों का चूजा बना कर पैसा बना। ये देखिए, ये है मीडिया के दलाल। इनके पक्के बिल इनके ड्राइवरों को बुलाओ, वो बताएंगे कितने पैसे मांगे इनसे उनसे। मैं आपको बुलाओ लूंगा अभी। बुलाओ ड्राइवरों को। सर जो है आपने कार्रवाई की है, यहाँ जो अवैध ये खनन के जो भरे हुए ट्रैक्टर थे, तो इन पे क्या कार्रवाई? मैं दिलदार अब्बासी ग्राम गढ़मीरपुर में रहता हूँ, जो कि मैं गढ़वाल की पीड़ा साप्ताहिक समाचार पत्र में काम करता हूँ और उसका मैं जिला प्रभारी हूँ। आज सुबह लगभग 9 के आसपास मैं जब सुमन नगर क्षेत्र बंदा नंबर 5 पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने 2 ट्रैक्टर रोक रखे थे। तो मैंने वहां पर वीडियो बनाने की कोशिश की
लेकिन कुछ दबंगई ट्रैक्टर वालों के मेरे पास पहुंचे और मेरी साथ बदतमीजी बदसलूकी की। मैंने इसकी सूचना तुरंत सुमन नगर चौकी क्षेत्र को दी, जिस पर सुमन नगर चौकी क्षेत्र तक पहुंची, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी हो रही, उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और मैंने फिर इसकी एक एप्लीकेशन रानीपुर कोतवाली पर दी और वहाँ पर पहले से ही दबंगई खनन माफिया वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर मेरे पे दबाव बनाया गया कि इसको क्रॉस कर दिया जाए, आप आपस में सलाह कर लीजिए। और मैंने फिर इसकी एक तहरीर एसएसपी के यहाँ दी है। मैं श्रीमान एसएसपी द्वारा वरिष्ठ कि मैं ये चाहता हूँ कि इन दबंगई पर कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे को न्याय मिला। जब आप रानीपुर कोतवाली में पहुंचे तो तहरीर देने पर पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला? मेरे को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। कुछ देर तो मुझे 15-20 मिनट बाहर ही खड़ा करके रखा। ये जगह चौथा स्तंभ का ये होता है कि एक चौथा स्तंभ जब कहीं कोतवाली या कहीं पर भी पहुंचते हैं तो उनको रिस्पॉन्स दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। क्यों वैधता हो रही है? आखिरकार पत्रकारिता करना ये एक गलत बात है कि हम सच्चाई दिखा रहे हैं, हम सच्चाई नहीं दिखा सकते, फिर भी उनकी दबंगई वे सामने ला रहे हैं और उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पत्रकार, मैं चाहता हूं मीडिया के माध्यम से मैं एक पत्रकार बंधुओं से बात के द्वारा मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि चौथा स्तंभ क्या इतना गिर चुका है कि नहीं कि कोई भी पत्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही। ऐसे केस आए दिन सुमन नगर चौकी में आते रहते हैं। इससे पहले भी कई घटना हो चुकी है, लेकिन इस पे कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। आज आप हरिद्वार कप्तान साहब कार्यालय पर पहुंचे हो, तो क्या गुहार आप लगाना चाहते हो? मैं गुहार ये लगाना चाहता हूँ, जो दोषी है उनको कार्रवाई, उन पे ऊपर कार्रवाई की जाए। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। खबर लक्सर से है, जहां 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की हर संभव कोशिश कर रही है। बूथ समीक्षा कर जनता के बीच अपनी छवि जानने की कोशिश कर रही है। पार्टियों के उच्च पदाधिकारी हर विधानसभा में बूथ का जायजा ले रहे हैं। आज उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा लक्सर के सुल्तानपुर पहुंची, जहां उन्होंने लक्सर विधानसभा में अपने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रेखा वर्मा ने कहा कि अगर बूथ मजबूत तो हम चुनाव जीत जाएंगे, अगर बूथ कमजोर तो चुनाव में हार निश्चित है। रेखा वर्मा ने कहा कि हमारे सभी बूथ पूरी तरह मजबूत हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई भी किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ के अंदर रहने वाले वोटरों से मिलना चाहिए और उन्हें अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताना चाहिए, जिससे लोगों को हमारे द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पता चल सके। रेखा वर्मा ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास जितना दल है, इतना दल दुनिया में किसी पार्टी के पास नहीं। बीजेपी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है। इसमें कार्यकर्ताओं का बेहद सम्मान किया जाता है। यहाँ सम्मान विरासत में नहीं मिलता, जबकि दूसरी पार्टियों में सम्मान विरासत में मिलता है। लेकिन 2-4 बिंदुओं को मुझे भी रखना था, क्योंकि पार्टी का आदेश था, और अगर हम उन बिंदुओं पे काम कर लेते हैं तो वास्तविक में जो हमारी पार्टी कहती है कि बूथ मजबूत तो हम चुनाव जीत जाएंगे और बूथ कमजोर तो हम चुनाव हार जाएंगे। और इसलिए आज हिंदुस्तान का कोई भी हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, मजबूती के साथ अपने बूथ पे काम कर रहा है। 28 राज्यों जो हमारे राज्य है, उसमें हमने अगर सफलता पाई है, कुछ राज्यों को छोड़ के केवल बूथ के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बदौलत पाई है। संगठन की एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बूथ की, जिले की, प्रदेश की समीक्षा का समय समय पे करते रहते हैं। बाकी चुनाव तो आ ही गया है, 2022 की हमारी पूरी तैयारी है।
और हम सब लोग 22 की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि बूथ के कार्यकर्ताओं जो हमारी कमेटी बननी है, बूथ के हमारे पन्ना प्रमुख बनने हैं, उनकी समीक्षा की जा रही कि वो कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। बहुत सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कुछ जगह हमारे बूथ रह गए हैं, वो भी कंप्लीट होने की उसके। मैं बहुत बेहतर हूँ भैया, मैं सरकार बनाने जा रही हूँ। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। आज स्टाइल आइकॉन यूनिसेक्स सलून एवं अकादमी फर्स्ट फ्लोर सुदर्शन प्लाजा सिविल लाइन रुड़की में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छी लगन मेहनत कर ब्यूटी कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को अकादमी की संस्थापक अनम अंसारी खान द्वारा ब्यूटी किट वितरित की गई। कार्यक्रम में सभी स्टूडेंट्स ने सलून एवं अकादमी की जमकर तारीफ की और अकादमी की संस्थापक अनम अंसारी खान और अकादमी से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद किया। ब्यूटी कोर्स करने वाली अधिकतर लड़कियां गरीब परिवार और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आती है। इन लड़कियों से जब हमने कुछ सवाल किए तो इनका जवाब था कि हमें अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं और हमें अपना भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की चाहत है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स बड़े लगन के साथ सीख रहे हैं। और इसमें हमारी अकादमी की संस्थापक एवं हमारी टीचर अनम अंसारी खान निःशुल्क हमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराने में बड़ी मेहनत कर रही है। हम सभी स्टूडेंट्स इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर राबिया अंबर तालाब रुड़की, अरहम आदि लड़कियों को गिफ्ट वितरित की गई। दीपाली, आयशा, सोनम कलिया से, सुमित्रा, शालू, सोनिया, सोनी, स्वाति इकबालपुर धर्मपुर से, मेहमुना, अरहम, दानिया, सोफिया, नाजरा, अलीशा रामपुर से, सैनब, शादिया, मोहल्ला सत्ती रुड़की से, अंजलि, मनशिखा, विशाखा, प्रेम, मेघा आदि स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। मेरा नाम मिसेस अनम अंसारी खान है। मैं एक एकेडमी चलाती हूँ स्टाइल आइकन के नाम से, और ये एकेडमी मैंने 2015 से स्टार्ट की थी, जिसमें कि मुझे स्ट्रगल करना बहुत मैंने काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ 2015 से, और अभी तक के स्ट्रगल ही कर रही हूँ। और जो अभी तक के स्ट्रगल किया है, आज उसका कुछ अचीवमेंट होने का टाइम आ गया है। आज मैंने अपनी एक एकेडमी खड़ी कर ली है खुद से, बिना किसी की सपोर्ट से। खुद से ही मैंने चाहा था कि मैं अपनी एकेडमी खोलूँ, जो गरीब बच्चे हैं उनको सिखाऊं, और जैसे मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी थी, ऐसे मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी हेल्प करूँ, उन गरीब बच्चों की हेल्प करूँ जिनके घरों में चूल्हे भी नहीं जलते। मैं चाहती हूँ कि मैं जो उनको सिखाती हूँ उनको रोज़गार मिले, और वो आगे बड़े बच्चे, उनको काम मिले, वो अपना परिवार चला सकें। इस मैटर में तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि जैसे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब बहुत सी फैमिली से ऐसे आते हैं कि भाई पूछते हैं कि यहाँ पर कैसा माहौल है। तो जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो किसी का पेरेंट्स ये नहीं कहते कि यहाँ पे नहीं आना। जो मुझसे मिलता है वो अपने बच्चे को ज़रूर मेरे पास भेजता है। और जैसे कि ये काम है, इस काम का इतना ज़्यादा फैशन हो चुका है, ये काम फ़ैशन के दौर का है ये काम, और सबको आजकल फ़ैशन करना बहुत अच्छा लगता है। ये एक लड़कियों का शौक़ बन चुका है, तो इस शौक़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मैं चाहती हूँ सब बच्चे जितने भी हैं, जो घर से अभी तक के नहीं निकले हैं, जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है उन सब के लिए कि आप आएँ, घर से बाहर निकले, कुछ सीखिए, अपने पैरों पे खड़े हों और आगे अपने परिवार पे चलें। आज मैंने जो प्रोग्राम रखा है बच्चों के लिए, मैंने 26 जुलाई से ये स्टार्ट किया था। 26 जुलाई से अभी तक के आज आई थिंक संडे है आज, और डेट क्या है आज 8 डेट है। और ये जो टाइम पीरियड था हमारा, इस बीच में जो बच्चे, मैंने जिन बच्चों को सिखाया, उन बच्चों की जिनकी प्रोग्रेस अच्छी रही है, उनको आज हमने गिफ्ट्स दिए हैं, ताकि बच्चे मोटिवेट हों, आगे बढ़े और अच्छे से सीखें। सरकार से तो बस मेरी यही हेल्प है, अभी तक पहले भी कहती आई हूँ, अब भी कह रही हूँ कि अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। कम से कम मेरी ना सही तो उन बच्चों की हेल्प कर दीजिए जो गरीब हैं, जो इतनी दूर दूर से आ रही हैं, उनका ही सोच के आप हेल्प कर दीजिए। मेरी तो हेल्प हो ना हो, आई डोंट केयर, बट ये है कि आप ये जो गरीब बच्चे हैं, इनकी तरफ एक बार नज़र भर के देखें और इनके बारे में भी सोचें। आलिया, मैं कलियर से हूँ। मैम के पास मुझे आए हुए 1 वीक हो गया है। मैंने बाकी जगह भी सीखा है पैसों में, लेकिन मैम जो सिखाती हैं, चाहे फ्री में ही सिखाती हैं, लेकिन बहुत अच्छे से सिखाती हैं। एक एक चीज़ डीपली समझाती हैं कि किस तरीके से क्या होता है, और बाकी जगह ये सब नहीं होता है। तो मैम बहुत अच्छे से, मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैम मुस्लिम है, लेकिन आज तक मैम ने कभी ये नहीं कहा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैम के यहाँ पर बहुत अच्छे से सीखा। आगे क्या आपका एम है, आप क्या करेंगे इसके बाद? सर, मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। नेम इज़ राबिया, और हम अंबर तालाब रुड़की से हैं।
और ये हम 26 अक्टूबर से जुलाई से शुरू हुआ था और काफ़ी कुछ हमें सिखाया गया है और अनम मैम ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है जिससे हम काफ़ी आगे आ गए हैं। और हमारा अपना सपना था बहुत पहले कभी ब्यूटी पार्लर खोलने का। यहाँ से हमें थोड़ी प्रेरणा मिली है आगे जाने के लिए और अपना सपना है कि मैं ब्यूटी पार्लर खोलूँ अपना, यहाँ से कुछ सीख कर। आज आपको गिफ्ट दिया गया है जी, अच्छा लगा जी। ये अनम मैडम की ही मेहनत है जो रंग लाई है, जो कुछ सीखा है इन्हीं की वजह से है ये सब। और काफ़ी अच्छा सिखा रही हैं, ऐसी बात नहीं है, अपना पूरा टाइम हमें देती हैं, बड़े अच्छे से हमें सिखा रही हैं और सभी लड़कियों का अच्छा काम है यहाँ पर और सभी लड़कियाँ कुछ ना कुछ सीखी हैं। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं तौकीर आलम, आप देख रहे हैं रेगुलर इंडिया न्यूज। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। पिरान कलियत में आज जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर एवं वक्फ बोर्ड सीईओ डॉक्टर शून्य अहमद इकबाल ने अन्य अधिकारियों के साथ दरगाह के विकास कार्य का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बैठक कर अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने एवं कार्य में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिलाधिकारी से रविशंकर, वक्फ बोर्ड सीईओ डॉक्टर शून्य अहमद इकबाल ने दरगाह में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को जल्द पूरा कर संबंधित योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। वहीं साबरी जामा मस्जिद के रुके कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दरगाह परिसर, साबरी लंगर खाना, तालाब क्षेत्र, फव्वारा चौक, पुराना लंगर खाना आदि स्थानों का निरीक्षण कर जायजा लिया, जिसमें ये मेन बिंदु रहे दरगाह में पानी की टंकी की ओर से आने वाले बाजार में 4 व्हीलर को रोकने के लिए ब्रेकेटिंग लगाई जाने की मांग, दरगाह साबिर पाक की मस्जिद के रुके हुए कार्य को तत्काल पूरा कराया जाना, पुराने लंगर खाने के स्थान पर बने खंडहर को दरगाह परिसर में लेकर आने वाले जायरीनों की सुविधा के लिए बैठने का स्थान बनाया जाए, दरगाह साबिर पाक की मस्जिद परिसर को बाएं और बढ़ाया जाए ताकि मस्जिद में नमाजियों को बेहतर स्थान नमाज के लिए मिल सके, दरगाह गेस्ट हाउस जो कि जर्जर अवस्था में है उसका पुनः निर्माण कराया जाए, दरगाह साबिर पाक में पानी की टंकी का निर्माण दरगाह परिसर में पानी देने के लिए कराया गया था, लेकिन पानी की टंकी बनने के साथ ही क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे दरगाह परिसर में पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है। अतः इसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए पानी की व्यवस्था को बेहतर किया जाए। दरगाह साबिर पाक और मस्जिद में विद्युत सप्लाई जाने पर दरगाह के जनरेटर से तत्काल कराए जाने हेतु दरगाह कार्यालय को निर्देशित किया जाए। दरगाह साबिर पाक के नाम से CBSE स्कूल बनाया जाए। दरगाह साबिर पाक के लंगर खाने परिसर को कवर करने के लिए टीन शेड से बनाई गई 4 दीवारी का निर्माण पक्का कराया जाए। दरगाह तालाब के चारों ओर दुकानें बनाई जाए और तालाब का सौंदर्यकरण किया जाए। रुड़की रेलवे स्टेशन रोड पर वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली मस्जिद का निर्माण काफी समय से रुका हुआ है, जिससे नमाजियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः रुके हुए निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द कराया जाए। दरगाह इमाम साहब की मस्जिद को पुनः निर्माण करवाए जाने का प्रस्ताव दिया। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि दरगाह के विकास को लेकर बैठक की गई है, जिसमें 2005 में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। उसको आगे बढ़ाने को लेकर वक्फ बोर्ड सीईओ से कई दौर की वार्ता के बाद बैठक की गई है, जिसमें दरगाह क्षेत्र को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अपूर्वा पांडे, विधायक हाजी फुरकान अहमद, वक्फ बोर्ड निरीक्षक मोहम्मद अली, कार्यवाह दरगाह प्रबंधक सफीक अहमद। दरगाह में जो है विभिन्न रिफॉर्म्स जो है करने का प्रयास था। इसी संबंध में सीईओ वक्फ बोर्ड के साथ जो है कई महीनों से जो है हम लोग वार्ता कर रहे थे। आज यहाँ पे बैठक भी किया गया है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा हुआ कि यहाँ का जो मास्टर प्लान पूर्व में जो है 2005 में जो बनाया गया है, उस संबंध में जो है आगे जो है किस प्रकार का हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स करना है, इस संबंध में डिटेल्ड विचार विमर्श किया है। यहाँ इनकम्प्लीट वर्क्स भी बहुत हैं, तो वो वर्क्स भी कैसे कंप्लीट किया जाए और यहाँ पे निगरानी जो है कैसे बेहतर किया जाए और यहाँ पे जो है जो प्रबंधन है और जो उसका ढांचा है वो किस प्रकार का कार्य हो, इस प्रकार का जो है मल्टीपल मुद्दों पर जो है काफ़ी डिटेल्ड चर्चा किया गया है और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को जो है एक समयबद्ध कार्य करने के लिए निर्देश दिया है।
उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक एक करके जो है इसका निस्तारण करते जाएंगे। और विजन ये है कि यहाँ का इंटायर जो पिरान कलियर क्षेत्र है वो एक दुनिया में जो है प्रसिद्ध एक स्थल बने, इसका जो डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए, ये जो विजन को जो है अचीव करने का डायरेक्शन दिया। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? जलगांव की समस्या है, डिग्री कॉलेज है, उस तरह के जो मुख्य। हाँ, इसमें मल्टीपल इश्यूज़ है। एक तो मस्जिद अभी इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीशन करना है, उसका एक्सपेंशन करना है, दरगाह का भी जो है एक्सपेंशन करना है, और यहाँ पे जो ड्रेनेज फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है, स्ट्रीट लाइट्स को जो है पूरा फंक्शनल कराना है, और जो टेम्पल जो यहाँ दरगाह का जो वेस्ट है, जो फ्लावर वेस्ट है, उसको जो है उसी से अगरबत्ती और अन्य जो सामग्री जो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें जो है NULM के माध्यम से जो महिलाएं को जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बना करके उनको रोज़गार दे करके वो प्रोडक्ट्स बनाएं। उसमें IIT का जो है इंक्यूबेशन सेंटर में एक स्टार्टअप कंपनी है, वो कंपनी के माध्यम से इसको मार्केटिंग किया जाए, इस संबंध में बात हुआ है। और पूरा एंटायर एरिया का जो है ड्रोन सर्वे करा करके वेरियस जो है जो आर्किटेक्चरल काम करना है उस संबंध में विचार करना है। मास्टर प्लान के अनुसार भी जो है क्या क्या बनाना है, उसमें जो है तालाब यहाँ पे जो बना है उसको कैसे एक्टिवेट करें, उस पर जो है कैसे किस प्रकार का दुकानों का आवंटन करें, इस प्रकार का मल्टीपल मुद्दे हैं। और भी मुद्दे हैं, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का भी विचार हुआ। ये प्रत्येक मुद्दे पर जो है एक समयबद्ध अवधि दिया हुआ है, तो बहुत जल्दी जो है इसमें एक एक करके जो है निस्तारण करेंगे। दरगाह की गाइडलाइन फिलहाल उस संबंध में तो अभी विचार विमर्श कर ही रहे हैं, विचार विमर्श करके जो है एक उचित निर्णय लेंगे। अभी तो आज का प्रथम बैठक में जो है एक डिस्कशन हुआ, बट भविष्य में जो है बहुत जल्दी इसको जो है डिसाइड करके अनाउंस करेंगे। गांव खेड़ागढ़ से हम यहाँ से पंचायत जोड़ रहे हैं, हर जगह जोड़ रहे हैं। बस हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो बिल वापसी नहीं हो रहे। ऐसा क्या कारण है? क्या मतलब मोदी जी को खरीद लिया, सरकार को खरीद लिया, अडानी और अंबानी ने ये मंडी बेच रहे, कोऑपरेटिव बेच रहे, MSP में लिखित कुछ नहीं दे रहे, LIC बेच दी, LIC बेच दी। ये बिल तो लागू हो गए, अगले साल तो शुरू हो जाएगा। तो बताओ, बजट सत्र आया, बजट सत्र में सब चला गया, एयरपोर्ट भी चली गई, रेलवे भी चला गया, सड़क भी चला, क्या नहीं रहा? सब चला गया। भाई कुछ है? जमीन बेच ली, बेचना चाहिए, और वो हम भी गंडी देने गए, वो हमारी एयरपोर्ट था गवर्नमेंट, वो इन्होंने बेच दिया, जमीन नहीं बिकनेगी। सवासी और ये बात करते हो कि इन्होंने वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर चीन बॉर्डर बना दिया है, चीन बॉर्डर पर नहीं जा रहे नेता जो वहाँ जा रहे, चीन बॉर्डर बना दिया इन्होंने, वहाँ बैरिकेडिंग कर दी, 35 लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी इन्होंने गाजियाबाद बॉर्डर पे। किसान है वहाँ के अनुवादी नहीं है। और ये जो कील पील काट रहे, जो इन कील पील तो किसान डरता नहीं। हम तो रोजगार बंदी कर को हर 6 महीने बाद खोल रहा हूँ, बांध रहे। हम जो है ना इन दार बंदियों तो करते नहीं, सब इतनी बात हो। और भाई तो भाई हमारा तो और ये कह रहे कि MSP पर खरीद होगी, यो होगी, गारंटी तो लिखित में दे दो ना, थारे में जोर बढ़ रहा है कुछ। और भाई ये कहा कि MSP पर खरीद होगी, धीरेन्द्र जी आ जा, विधायक जी आ जा, प्रदीप बत्रा जी, वे उस दिन पहुंचे थे उस दिन की किसानों लोग के ये बिल्कुल अच्छे के लिए हुए। अगर इतने अच्छे के लिए हुए, वे घर को यहाँ समझा दे, सबको समझाओ ना किसानों को, उनकी हिम्मत नहीं है जो वे कमेटी बना गई 5 आदमियों की, हम तो दूर बैठे, हमारा इन पर विश्वास हो, यही हमारे बच्चे हमें आगे बढ़ाना है। आगे कमेटी का इस पर विस्तार करेंगे, क्योंकि हमारा देहरादून कोईवाड़ा, हर क्षेत्र बक्सर, भगवानपुर, पूरा जिला है, पूरा उत्तराखंड भाई कमेटी मार के लिए जाएंगे। जैसा भी निर्देश बाबा टिकट का होगा, नरेश चौधरी जी का होगा, उस निर्देश का हम सब जनता पालन करेंगे। और यहाँ की सरकार को दिखा दिया, मंडी में 20 साल पहले से मीटिंग हुई थी, आज दूसरा इतिहास है जो मंडी में आप लोगों ने मीटिंग करके धन्यवाद जी। राजेंद्र जी हुडगी
भाई 1 ही मिनट मिलेगी भैया जी को। आज की सभा के अध्यक्ष जी बाबूराम जी और भाई सबसे बड़ी चीज में यहाँ सब लोगों को पता लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत बढ़िया कहा था आप लोगों ने, सरकार बनाई थी और आज देखो सारा क्या हाल बना था, सड़क पर आ गया तुमको। बहुत सबसे बड़ा धन्यवाद मनोज पाटिल जी, रवि चौधरी, संजय चौधरी, हमारे साथी पुराने जितने भी आज मिल गया भाई सबसे बड़ा धन्यवाद। इनका आप लोगों को इन्होंने सबको इकट्ठे कर दिए और आपका ध्यान लगाया चलो कच्चे वाले समझ कर चलो और नहीं तो फिर वहीं आ जाओगे। तो और गाड़ी बात नहीं भाई, हमारे चौधरी साहब आगे जो आदेश करेंगे वही इसी मान के बाद एक दिन की बात ही नहीं आने भाई। रवि भाई खत्म बात, धन्यवाद भाई जी। भाई सबसे बड़ी रूपरेखा आपकी, इनका सबका ज्यादा तो क्या है सरकारी बड़ी में बैठे थे एक जगह और इन्होंने सब एक जगह। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रेगुलर इंडिया न्यूज़ में। आज विधानसभा पिरान कलियर में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व नगर पंचायत पिरान कलियर से अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी हाजी मोहम्मद खालिद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसानों के समर्थन में पिरान कलियर पीपल चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौसम अली ने कहा, 10 महीने से हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर बैठकर ज़मीन की धूल फांक रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। आज हमारे देश में किसान ही नहीं बल्कि हर नागरिक परेशान है। समाजवादी पार्टी बार बार केंद्र सरकार से विनती करती आ रही है, यह 3 काले कानून वापस ले। वहीं हाजी खालिद अहमद ने कहा, केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई और बेरोजगारी ने भारतवासी की कमर तोड़ दी है। इस मौके पर शाहरुख मलिक, अमीन, हाजी खालिद मुराद, इकरम नूर हसन, राशिद आदि लोग मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह जी का कमल रहे, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। तो ये प्रदर्शन यहाँ पिरान कलियर शरीफ में किया है, ये हमने अपने देश के महान किसान के समर्थन में किया है। आज 10 महीने हो चुके हैं, हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता वहाँ बॉर्डर पर भूखा प्यासा अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार टेलीफोन तक करना दूर की बात है, किसी तरह से उनका हालचाल जानने के लिए तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाकर उनसे ये नहीं पूछा कि तुम लोगों की क्या मांगे हैं और तुम लोग क्यों यहाँ भूखे प्यासे पड़े हो। हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर हमारे देश का किसान ही परेशान है तो ऐसी सरकार का सत्ता में रहने से क्या फायदा होगा। हम माननीय नरेंद्र मोदी से बार बार समाजवादी पार्टी ये आग्रह करती आई है कि आप किसान विरोधी बिल वापस लीजिए। अगर ये किसान बिल किसानों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, तो आप इसको वापस कीजिए। आप क्यों अपनी जीत पर अड़े हुए हैं? हमेशा से समाजवादी पार्टी चिल्लाती आई है और समाजवादी पार्टी हमेशा से माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल से किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है। आज भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। जय हिंद। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। चीड़ के जमीन को उम्मीद के बीज बोता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका रेगुलर इंडिया न्यूज़ में। संयुक्त किसान मोर्चा के आहन पर लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। क्षेत्र की कलाम टीम ने सुल्तानपुर क्षेत्र के दुकानदारों से अपील की व आज के भारत बंद को सफल बनाए जाने के लिए सबसे सहयोग मांगा। कलाम टीम के आज़म अली खान ने बताया कि जहां एक तरफ देश का किसान पिछले 9 महीने से ज़्यादा से दिल्ली बॉर्डर पर अपनी जायज़ मांगों के चलते सड़कों पर है, यह मांगे सिर्फ किसानों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की मांग है और सरकार इन मांगों पर ध्यान देने के बजाय किसानों पर जुल्म ढा रही है। सरकार की आंख खोलने के लिए संयुक्त मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिस पर सुल्तानपुर क्षेत्र में दुकानदारों से अपील की जा रही है कि वे भारत बंद में अपना सहयोग दें। से कोई नाता नहीं है और मैं कारपेंटर हूँ तो मेरा किसान से कोई नाता नहीं है। आपका उतना ही नाता है किसानों से जितना नाता आपका रोटी से है, उतना ही नाता आपका किसान से है। कि कड़वा कसेला कर दिया माहौल मुल्क का, नफरत का जहर दे दिया हर एक जबान को और लालच में राजपाट के इस चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। आज मुझे ये बता दीजिए, आज हमारा देश बर्बादी की डगर पर है, लेकिन आज भी अगर हम
हम इन 3 काले कानून के खिलाफ नहीं खड़े हुए तो आने वाला हमारा मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक होगा। हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है, हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई है, इसका हमें खुलकर समर्थन करना चाहिए। अपनी दुकानें छोड़िए, अपने घर छोड़िए, रोडों पर आइए, लेकिन इसके खिलाफ खड़े हो जाइए, डटकर अपना सीना चौड़ा कर खड़े हो जाइए इसके खिलाफ, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है, ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। कि चमन में भूल गुलशन में आजाद रहने दो, मंदिर का भजन और मस्जिद में आजाद रहने दो, क्यों वतन में शहीद करते हो, अरे कुछ तो इस मिट्टी की भी पहचान रहने दो, जो ही रंग है जिनकी बात ये सारी दुनिया करती है, अरे अब तो हिंदू ये मुसलमान रहने दो, रंगों में काट काट कर बेरंग सा कर दिया है, बना दो हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान रहने दो। यही है जो पिछले 8 सालों से किसानों को परेशान किया जा रहा है, और परेशानी हमारी ये है कि हम बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमारे जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया जो कुछ, वो मोदी सरकार ने 10 सालों में बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। आज हमारी लड़ाई यही है कि 3 काले कानून को रद्द किया जाए, और हम इस पर कोई सहमति नहीं देते। और जैसे कि किसान यूनियन ने जो फैसला लिया था कि भारत बंद का, हमारी पूरी कलाम टीम इसका समर्थन में है, और इंशाअल्लाह पूरा सुल्तानपुर बंद रहेगा। और जहां भी हमारी टीम और हमारा संगठन फैला हुआ है, वहां पर हमारे सभी साथियों ने ये भारत बंद का रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। नमस्कार, रेगुलर न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय पत्रकार संघ की तीसरी बैठक का किया गया आयोजन। बैठक के दौरान भारतीय पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने विशेष चर्चा करते हुए कहा कि जो आज भारत के चौथे स्तंभ को कुचलने का टारगेट बनाया जा रहा है, अब इसको भारतीय पत्रकार संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय पत्रकार संघ की तीसरी बैठक का ब्लॉक भादराबाद सभागार के बैठक कक्ष में आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय पत्रकार संघ की बैठक में सभी पत्रकार बंधुओं ने भाग लिया और सभी पत्रकार बंधुओं ने अपने अपने विचारों को रखा। इस मामले पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही बैठक के दौरान पत्रकारों की समस्याओं पर और झूठे मुकदमे पर भी चर्चा की गई। न्यूज़ कवरेज के दौरान उन्हें किस तरह की कठिनाइयां आती है, इस मुद्दे को मुख्य रूप में चर्चा में शामिल किया गया। वहीं बैठक में भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष दिलशाद अली जी ने भारतीय पत्रकार संघ की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पत्रकार की एकता पर बल दिया गया और भारतीय पत्रकार संघ संगठन को मजबूती के साथ जिले में खड़ा करना होगा, और पत्रकारों पर हो रहे लगातार उत्पीड़न को लेकर भारतीय पत्रकार संघ संगठन हमेशा एकजुट होकर उनके हित की लड़ाई लड़ेगा। भारतीय पत्रकार संघ के वरिष्ठ उप जिला अध्यक्ष नफीस खान जी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी देश दुनिया की खबरों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बावजूद भारत के चौथे स्तंभ तमाम लोगों द्वारा आए दिन कवरेज के दौरान पत्रकारों को डराने, धमकाने, मारपीट व जान से मारने की कोशिश की जाती है। कई मामलों में तो हत्या तक कर दी जाती है। साथ ही पत्रकारों पर जबरदस्ती आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के प्रकरण संज्ञान में आते रहते हैं। ऐसे में पत्रकारों का उत्पीड़न करने वाले पर सख्ताई बरतनी होगी, जिसमें सभी पत्रकारों की समस्या को लेकर भारतीय पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने घोर निंदा करते हुए कहा कि भारत के चौथे स्तंभ को जो आज कुचलने का टारगेट बनाया जा रहा है, अब उसको भारतीय पत्रकार संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय पत्रकार संघ की बैठक में सभी बैनर के पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। आज हैदराबाद ब्लॉक में भारतीय पत्रकार संघ की 2वीं मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्रकारों की समस्याओं को लेकर खास चर्चा की गई और भारतीय पत्रकार संघ हर उस पत्रकार के साथ में है जो ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहा है। इसके दरमियान अगर किसी पत्रकार को कोई समस्या, कोई परेशानी या कोई प्रताड़ित करने का मामला सामने आएगा तो उस पर भारतीय पत्रकार संघ खामोशी इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि उसको कार्रवाई करने का काम करेगा। पत्रकार अपने को ठगा सा महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ या 2 साथी हैं, और दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है कि इसमें जो है पैसे का लेन देन का मामला दर्ज करा दो ताकि ब्लैकमेलिंग का आरोप लग जाए। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, इसका पूरी तरह से जांच पड़ताल जो है प्रशासन करता है, और प्रशासन सब कुछ जानता है कि ये मामला झूठ या सच है, और सच ही होता है।
उस पत्रकार के खिलाफ जो ईमानदारी के साथ कर रहा है मुकदमा रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की। इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की। जो देखना है आपके लिए जरूरी। खनन माफियाओं के हौसला बुलंद कवरेज के दौरान खनन माफियाओं ने पत्रकार से किया गया मुक्की, जिसमें अच्छी लगाते चले मामला बहादुराबाद के सुमन नगर चौकी क्षेत्र का है, जहां पर एक पत्रकार सारी खान द्वारा से जा रहा था। पत्रकार ने देखा कि वहां पर वन विभाग की टीम एवं अकादमी की जाली को पकड़ा हुआ है और अकादमी संस्थापक अनम अंसारी खान सरकार ने खबर को सर्च करने के लिए अपना फोन निकाला और कवरेज करने लगने वाली सचिन चौहान नामक गरीब परिवार और आसपास के ग्रामीण दबंग दिखाते हुए पत्रकार के साथियों से जब हमने कुछ सवाल किया तो इनका जवाब छीनने लगा, हमें अपने जीवन पत्रकार ने दिखाना चाहते हैं चौकी और हमें अपना भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की चाहत है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम हौसले पार्लर का कोर्स बड़े लगन के साथ पत्रकार के साथ अभद्रता करते रहे। हमारी अकादमी की संस्थापक ने पहले हमारे माफियाओं को अभद्रता करने के लिए हमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराने में बड़ी मेहनत कर रही है। कर्मियों ने माफियाओं को सभी स्टूडेंट्स इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। फॉर्मेलिटी पूरी की है। इस अवसर पर राबिया अंबर तालाब के सामने खनन माफियाओं के लड़कियों को गिफ्ट वितरित की गई। कहीं न कहीं सुमन नगर चौकी पुलिस की साथ पर इशारा करती है। सुनिया हालांकि पत्रकार के साथ अभद्रता सुमन नगर पुलिस के सामने पहली दानिया सोफिया नाजरा पहले सुमन नगर पुलिस के सामने पत्रकार के साथ मोहल्ला और गाली गलौज अंजलि मनशिका कई मामले हो चुके हैं। मेघा आदि सुमन नगर चौकी पुलिस सचेत नहीं है। पीड़ित पत्रकार जब अपने ऊपर हुए हमले की लिखित शिकायत रानीपुर कोतवाली लेकर पहुंचा तो पहले से ही खनन माफिया कोतवाल के सामने विराजमान थे। कोतवाल ने भी खनन माफिया और हमला करने वाले सचिन चौहान को अपना पूरा समय दिया, लेकिन जब पत्रकार अपनी लिखित शिकायत लेकर कोतवाल के पास पहुंचा और अपना दर्द बयान करने लगा तो कोतवाल ने पत्रकार की एक न सुनी और जरूरी काम कहते हुए वहां से निकल गए। हालांकि पत्रकार फिर इंसाफ की गुहार लगाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरबार में पहुंचा। वहां पुलिस कर्मियों ने इंसाफ का आश्वासन दिया है। अगर इस पूरे प्रकरण में देखा जाए तो कहीं न कहीं पुलिस की ढीली लचक पत्रकार के लिए घातक साबित हो सकती थी। वही हरिद्वार जिले की बात की जाए तो पत्रकारों को अपनी लेखनी से सच्चाई उजागर करना अब भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि पत्रकारों पर हमले और झूठे मुकदमे हरिद्वार जिले में आम बात हो गए हैं। पुलिस प्रशासन भी पत्रकार को नजरअंदाज कर विपक्षी पार्टी का सहयोग करती है। अगर पत्रकार के विरुद्ध कोई तहरीर आती है तो पत्रकार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन जब पत्रकार पर हमला या कोई अन्य घटना होती है तो पत्रकार की आवाज को दबा दिया जाता है। इससे पहले भी मंगलौर क्षेत्र में खनन माफियाओं ने 2 पत्रकारों को जान से मारने की कोशिश की थी। उसमें भी पुलिस के हाथ खाली है। कई मामलों में जांच चल रही है, लेकिन जांच तक ही सीमित है। कोई भी कार्रवाई पत्रकारों पर हमला करने वाले आरोपियों पर आज तक नहीं की गई है, जो चौथे स्तंभ की कलम को तोड़ने का कार्य है। हम आपसे पूछ रहे हैं गढ़वाल की पीड़ा से आप यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर खनन हो रही है। ये हम तो 20,000 की डिमांड किन्ने मांगे आपसे, किन्ने मांगे आपसे, किन्ने मांगे? आप पे सबूत है, आप पे सबूत है, सबूत है तो दिखाओ मुझे, सबूत दिखाओ। क्या कराएंगे हम बता रहे सबूत 20,000 की डिमांड आपसे किसने दिए? आप पे सबूत है, आप पे सबूत है, आप पे ऐसे सबूत है तो दिखाओ। लोगों को आप पे ऐसे सबूत है तो दिखाओ मुझे, मुझे दिखाओ। अच्छा आप पे सबूत है तो दिखाओ, आप पे ऐसे सबूत है तो दिखाओ, हम दिखाओ ऐसे सबूत है। कौन से आपने हमारे बताइए कहीं सबूत है आप पे, मुझे दिखाओ। अच्छे सबूत है तो दिखाओ, दिखाओ अच्छे सबूत है तो दिखाओ, गरीब लोग मुझे दिखाओ अच्छे सबूत। ये देखिए ये देखिए आप पे सबूत, आप पे सबूत है, सबूत है, सबूत है आप पे, आप पे क्या सबूत है? सबूत है, आप पे सबूत है, सबूत है। अधिकारी आप जो भी बात करेंगे अधिकारी करेंगे, अधिकारी आपके सामने है, आप पे सबूत है कोई? मुझे बताओ आप पे है कौन? तुम बयान कर रहा है, आपके सामने अधिकारी है। देखिए आप यहाँ पर टूरिस्ट वाले भी मौजूद हैं और ये भी जो है ना कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे पैसा? ये देखिए ये बोलते हैं कि हमें मीडिया से कम तनख्वाह मिलती है तो इसका हमारा गुजारा चलता। ये क्या चला
गरीब लोगों को चूजा बना के पैसा बना क्या मीडिया के खिलाफ इनके पक्के बिल इनके ड्राइवर को बुलाओ वो बताएंगे कितने पैसे मांगे मैं आपको लूंगा अभी। बुलाओ ड्राइवर को। सर जो ये आपने कार्रवाई की है यहाँ जो अवैध ये खनन के जो भरे रहते ट्रैक्टर थे तो इन पर क्या कार्रवाई? यहाँ से कुछ सीख कर मैं दिलदार अब्बासी ग्राम गढ़मीपुर दिया गया है जी जो कि मैं अच्छा लगा की पीड़ा साप्ताहिक जी। समाचार पत्र में ये अनम मैडम की ही मेहनत है जो रंग लाई है, जो कुछ सीखा है इन्हीं की वजह से है ये सब। और काफ़ी अच्छा सिखा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। अपना पूरा टाइम हमें देती हैं, बड़े अच्छे से हमें सिखा रही हैं। और सभी लड़कियों का अच्छा काम है यहाँ पर और सभी लड़कियाँ कुछ ना कुछ सीखी। 2 ट्रैक्टर रोक रखे थे तो मैंने वहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दबंगई ट्रैक्टर वालों के मेरे पास पहुँचे और मेरी साथ बदतमीजी बदसलूकी की। मैंने इसकी सूचना तुरंत सुमन नगर चौकी क्षेत्र को दी, जिस पर सुमन नगर चौकी क्षेत्र तक पहुँची, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी हो रही, उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और मैंने फिर इसकी एक एप्लीकेशन रानीपुर कोतवाली पर दी और वहाँ पर पहले से ही दबंगई खनन माफिया वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर मेरे पे दबाव बनाया गया कि इसको क्रॉस कर दिया जाए, आप आपस में सलाह कर लीजिए। और मैंने फिर इसकी एक तहरीर एसएसपी के यहाँ दी है। मैं श्रीमान एसएसपी द्वारा वरिष्ठ कि मैं ये चाहता हूँ कि इन दबंगई पर कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे को न्याय मिला। जब आप रानीपुर कोतवाली में पहुंचे तो तहरीर देने पर पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला? मेरे को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। कुछ देर तो मुझे 15-20 मिनट बाहर ही खड़ा करके रखा। ये जगह के चौथा स्तंभ का ये होता है कि एक चौथा स्तंभ जब कहीं कोतवाली या कहीं पर भी पहुंचते हैं तो उनको रिस्पॉन्स दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। क्यों वैधता हो रही है? आखिरकार पत्रकारिता करना ये एक गलत बात है कि हम सच्चाई दिखा रहे हैं, हम सच्चाई नहीं दिखा सकते, फिर भी उनकी दबंगई वे सामने ला रहे हैं और उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पत्रकार, मैं चाहता हूं मीडिया के माध्यम से मैं एक पत्रकार बंधुओं से बात के द्वारा मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि चौथा स्तंभ क्या इतना गिर चुका है कि नहीं कि कोई भी पत्रकार की सुनवाई नहीं हो पा रही। ऐसे केस आए दिन सुमन नगर चौकी में आते रहते हैं। इससे पहले भी कई घटना हो चुकी है, लेकिन इस पे कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। आज आप हरिद्वार कप्तान साहब कार्यालय पर पहुंचे हो, तो क्या गुहार आप लगाना चाहते हो? मैं गुहार ये लगाना चाहता हूं, जो दोषी है उनको कार्रवाई, उन पे पर कार्रवाई की जाए। इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। खबर लक्सर से है, जहां 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की हर संभव कोशिश कर रही है। बूथ समीक्षा कर जनता के बीच अपनी छवि जानने की कोशिश कर रही है। पार्टियों के उच्च पदाधिकारी हर विधानसभा में बूथ का जायजा ले रहे हैं। आज उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा लक्सर के सुल्तानपुर पहुंची, जहां उन्होंने लक्सर विधानसभा में अपने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रेखा वर्मा ने कहा कि अगर बूथ मजबूत तो हम चुनाव जीत जाएंगे, अगर बूथ कमजोर तो चुनाव में हार निश्चित है। रेखा वर्मा ने कहा कि हमारे सभी बूथ पूरी तरह मजबूत हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई भी किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ के अंदर रहने वाले वोटरों से मिलना चाहिए और उन्हें अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताना चाहिए, जिससे लोगों को हमारे द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पता चल सके। रेखा वर्मा ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास जितना दल है, इतना दल दुनिया में किसी पार्टी के पास नहीं। बीजेपी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है। इसमें कार्यकर्ताओं का बेहद सम्मान किया जाता है। यहाँ सम्मान विरासत में नहीं मिलता, जबकि दूसरी पार्टियों में सम्मान विरासत में मिलता है। लेकिन 2-4 बिंदुओं को मुझे भी रखना था, क्योंकि पार्टी का आदेश था। और अगर हम उन बिंदुओं पे काम कर लेते हैं तो वास्तविक में जो हमारी पार्टी कहती है कि बूथ मजबूत तो हम चुनाव जीत जाएंगे और बूथ कमजोर तो हम चुनाव हार जाएंगे। और इसलिए
मजबूती के साथ अपने बूथ पे काम कर रहा है। 28 राज्यों जो हमारे राज्य है उसमें हमने अगर सफलता पाई है, कुछ राज्यों को छोड़ के केवल बूथ के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बदौलत पाई है। संगठन की एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बूथ की, जिले की, प्रदेश की समीक्षा का समय समय पर करते रहते हैं। बाकी चुनाव तो आ ही गया है, 2022 की हमारी पूरी तैयारी है और हम सब लोग 22 की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि बूथ के कार्यकर्ताओं जो हमारी कमेटी बननी है, बूथ के हमारे पन्ना प्रमुख बनने हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है कि वो कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। बहुत सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कुछ जगह हमारे बूथ रह गए हैं, वो भी कंप्लीट होने की। रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं तौकीर आलम, आप देख रहे हैं रेगुलर इंडिया न्यूज। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। पिरान कलियत में आज जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर एवं वक्फ बोर्ड सीईओ डॉक्टर शून्य अहमद इकबाल ने अन्य अधिकारियों के साथ दरगाह के विकास कार्य का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बैठक कर अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने एवं कार्य में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिलाधिकारी से रविशंकर, वक्फ बोर्ड सीईओ डॉक्टर शून्य अहमद इकबाल ने दरगाह में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को जल्द पूरा कर संबंधित योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। वहीं साबरी जामा मस्जिद के रुके कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दरगाह परिसर, साबरी लंगर खाना, तालाब क्षेत्र, फव्वारा चौक, पुराना लंगर खाना आदि स्थानों का निरीक्षण कर जायजा लिया, जिसमें ये मेन बिंदु रहे दरगाह में पानी की टंकी की ओर से आने वाले बाजार में 4 व्हीलर को रोकने के लिए ब्रेकेटिंग लगाई जाने की मांग, दरगाह साबिर पाक की मस्जिद के रुके हुए कार्य को तत्काल पूरा कराया जाना, पुराने लंगर खाने के स्थान पर बने खंडहर को दरगाह परिसर में लेकर आने वाले जायरीनों की सुविधा के लिए बैठने का स्थान बनाया जाए, दरगाह साबिर पाक की मस्जिद परिसर को बाएं और बढ़ाया जाए ताकि मस्जिद में नमाजियों को बेहतर स्थान नमाज के लिए मिल सके, दरगाह गेस्ट हाउस जो कि जर्जर अवस्था में है उसका पुनः निर्माण कराया जाए, दरगाह साबिर पाक में पानी की टंकी का निर्माण दरगाह परिसर में पानी देने के लिए कराया गया था, लेकिन पानी की टंकी बनने के साथ ही क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे दरगाह परिसर में पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है। अतः इसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए पानी की व्यवस्था को बेहतर किया जाए। दरगाह साबिर पाक और मस्जिद में विद्युत सप्लाई जाने पर दरगाह के जनरेटर से तत्काल कराए जाने हेतु दरगाह कार्यालय को निर्देशित किया जाए। दरगाह साबिर पाक के नाम से CBSE स्कूल बनाया जाए। दरगाह साबिर पाक के लंगर खाने परिसर को कवर करने के लिए टीन शेड से बनाई गई 4 दीवारी का निर्माण पक्का कराया जाए। दरगाह तालाब के चारों ओर दुकानें बनाई जाए और तालाब का सौंदर्यकरण किया जाए। रुड़की रेलवे स्टेशन रोड पर वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली मस्जिद का निर्माण काफी समय से रुका हुआ है, जिससे नमाजियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः रुके हुए निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द कराया जाए। दरगाह इमाम साहब की मस्जिद को पुनः निर्माण करवाए जाने का प्रस्ताव दिया। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि दरगाह के विकास को लेकर बैठक की गई है, जिसमें 2005 में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। उसको आगे बढ़ाने को लेकर वक्फ बोर्ड सीईओ से कई दौर की वार्ता के बाद बैठक की गई है, जिसमें दरगाह क्षेत्र को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अपूर्वा पांडे, विधायक हाजी फुरकान अहमद, वक्फ बोर्ड निरीक्षक मोहम्मद अली, कार्यवाह दरगाह प्रबंधक सफीक अहमद। दरगाह में जो है विभिन्न रिफॉर्म्स जो है करने का प्रयास था। इसी संबंध में सीईओ वक्फ बोर्ड के साथ जो है कई महीनों से जो है हम लोग वार्ता कर रहे थे। आज यहाँ पे बैठक भी किया गया है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा हुआ कि यहाँ का जो मास्टर प्लान पूर्व में जो है ये 2005 में जो बनाया गया है, उस संबंध में जो है आगे जो है किस प्रकार का हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स करना है, इस संबंध में डिटेल्ड विचार विमर्श किया है। यहाँ इनकम्प्लीट वर्क्स भी बहुत हैं, तो वो वर्क्स भी कैसे कंप्लीट किया जाए और यहाँ पे निगरानी जो है कैसे बेहतर किया जाए और यहाँ पे जो है जो प्रबंधन है और जो उसका ढांचा है वो किस प्रकार का कार्य हो, इस प्रकार का जो है मल्टीपल मुद्दों पर जो है काफ़ी डिटेल्ड चर्चा किया गया है और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को जो है एक समयबद्ध कार्य करने के लिए निर्देश दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक एक करके जो है इसका निस्तारण करते जाएंगे और विजन ये है कि यहाँ का इंटायर जो पिरान कलियर क्षेत्र है वो एक दुनिया में जो है प्रसिद्ध एक स्थल बने, इसका जो डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए
ये जो विजन को जो है अचीव करने का डायरेक्शन दिया। मुख्य बिंदु क्या कह रहे हैं, जिला भर की समस्या है, डिग्री कॉलेज है, उस तरह के जो हाँ, इसमें मल्टीपल इश्यूज है। एक तो मस्जिद अभी इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीशन करना है, उसका एक्सपेंशन करना है, दरगाह का भी जो है एक्सपेंशन करना है, और यहाँ पे जो ड्रेनेज फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है, स्ट्रीट लाइट्स को जो है पूरा फंक्शनल कराना है, और जो टेम्पल जो यहाँ दरगाह का जो वेस्ट है, जो फ्लावर वेस्ट है, उसको जो है उसी से अगरबत्ती और अन्य जो सामग्री जो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें जो है NULM के माध्यम से जो महिलाएं को जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बना करके उनको रोज़गार दे करके वो प्रोडक्ट्स बनाएं। उसमें IIT का जो है इंक्यूबेशन सेंटर में एक स्टार्टअप कंपनी है, वो कंपनी के माध्यम से इसको मार्केटिंग किया जाए, इस संबंध में बात हुआ है। और पूरा एंटायर एरिया का जो है ड्रोन सर्वे करा करके वेरियस जो है जो आर्किटेक्चरल काम करना है उस संबंध में विचार करना है। मास्टर प्लान के अनुसार भी जो है क्या क्या बनाना है, उसमें जो है तालाब यहाँ पे जो बना है उसको कैसे एक्टिवेट करें, उस पर जो है कैसे किस प्रकार का दुकानों का आवंटन करें, इस प्रकार का मल्टीपल मुद्दे हैं। और भी मुद्दे हैं, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का भी विचार हुआ। ये प्रत्येक मुद्दे पर जो है एक समयबद्ध अवधि दिया हुआ है, तो बहुत जल्दी जो है इसमें एक एक करके जो है निस्तार करेंगे। दरगाह की गाइडलाइन फिलहाल उस संबंध में तो अभी विचार विमर्श कर ही रहे हैं।